पुनः अवसर देने के लिए शुक्रिया। आज ये इस प्लेटफॉर्म पे ये सेकंड लेक्चर है। मैं अपना परिचय दे देती हूँ फिर से। मैं प्रोफेसर अंशु केडिया, खुनखुन गर्ल्स पीजी कॉलेज में वर्तमान में प्रिंसिपल हूँ और समाजशास्त्र विषय में प्रोफेसर हूँ। लगभग 30 साल से अध्यापन का अनुभव है समाजशास्त्र विषय से जुड़कर। हम लोगों ने जो इससे पहले क्लास की थी, जिसमें मैंने आप लोगों के बीच अपने व्यूज़ शेयर किए थे, वह थे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दर्कहाइम पे, एमाइल दर्कहाइम पे। और आज का जो हमें असाइनमेंट है मेरे पास, जो हमें यहाँ पे डिलीवर करना है, वो भी इन्हीं तीनों थिंकर्स पे बेस्ड है। जब हम इन तीनों थिंकर्स को अलग-अलग पढ़ते हैं, जैसा कि आपने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा, क्योंकि जब मेरे पास आज कंपैरिजन है पढ़ाने के लिए, इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे निश्चित तौर पे। और जब इससे पिछली बार हमने पढ़ाया था तो वो उनके धर्म को लेकर था कि उन्होंने धर्म पे क्या विचार रखे थे। थोड़ी सी बात हम उस पे करेंगे, फिर हम आगे आएंगे, क्योंकि जो आज हमें पढ़ाना है वो आर्थिकी है, इकोनॉमी को लेकर है उनकी। और लेकिन बहुत जगह जब हमने वेबर की बात की थी या हम और भी दोनों थिंकर्स की बात की थी, तो हमने बताने की कोशिश की थी कैसे आपस में चीज़ें को रिलेट करती हैं। इसीलिए हम उसको पुनः रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उसको को रिलेट कर पाएँ और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बहुत शॉर्ट में उसको लेंगे, क्योंकि वो आगे के लिए भी आपके लिए एक बैकबोन या कहते हैं नींव का काम करने जा रहा है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को एक शोषण के रूप में माना था। जो धर्म है वो एक जो शोषक वर्ग है वो उसको टूल की तरह यूज़ करता है और शोषण का पार्ट बनाता है मजदूर वर्ग को, या जो दास वर्ग है या जो निम्न तबका है, उसको वो वर्ग के रूप में लेते हैं। तबके को जहाँ पे हमने शब्द हम लोग जनरल भाषा में अपने समझाने की भाषा में बोलते हैं, लेकिन जब हम मार्क्स को समझेंगे तो उसको क्लास के रूप में लेके चलेंगे, वर्ग के रूप में चलेंगे। और ये हमें आज पढ़ाना भी है, वर्ग, कार्ल मार्क्स वर्ग क्या है। और जब हम लोग मैक्स वेबर की बात करते हैं, तो मैक्स वेबर ने धर्म को बेसिकली एक उसके उन्होंने जो विश्व के डिफरेंट धर्मों का अध्ययन किया था, उस 6 धर्मों का, उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म भी है, जो क्रिश्चियनिटी का, उसके 2 पार्ट हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उन्होंने प्रोटेस्टेंट की जो आइडियोलॉजी है, प्रोटेस्टेंट में जो बाइबिल में जो उनके वैचारिकी है, जो उनके दिशा निर्देश हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, जो धर्म जो बातें करता है, कि वह धर्म जो बातें कर रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे कैसे पूंजीवाद, जो कैपिटलिज्म है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे वो उस देश की आर्थिकी, वो डेवलपमेंट की तरफ अर्थव्यवस्था जा रही है, और क्यों दूसरे जो धर्म है उनकी जो वैचारिकी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो उस चीज़ को अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं और पीछे रह जा रहे हैं। तो उन्होंने धर्म को वहाँ भी आर्थिकी से जोड़ के देखा, इकोनॉमी से जोड़ के देखा, जो आज भी पढ़ना है हमें, आज इसका भी पार्ट फिर से, इसीलिए मैं उस पे कह रही थी कोरिलेट करेंगे। और जहाँ पे हम लोग इमाइल दर्कहाइम की बात करते हैं, इमाइल दर्कहाइम फ्रांस के हैं और ये दोनों थिंकर्स जर्मनी के, जिनके अभी हमने जिक्र किया। और इमाइल दुर्कहाइम बेसिकली जब अगस्त क्रांति के बाद समाजशास्त्र को उस देश में लेके चलते और वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हो रही है, हो के चुकी है, असंतुलन है, और उस असंतुलन में वो देखते हैं कैसे हमारा समाज व्यवस्थित रहता है, कैसे हमारा समाज संतुलित रहता है। उन्होंने धर्म को भी ये पार्ट माना कि धर्म हमारे समाज को संतुलित रखता है। धर्म एक सामूहिक प्रतिनिधान है, जो सरल समाजों में हम टोटम के रूप में देखते हैं, और जो जटिल समाज है वो ईश्वर के रूप में, ईश्वर के आगे हर व्यक्ति, उस फॉलोअर नतमस्तक होता है और ईश्वर को मानता है, जिसके आगे वो अपनी व्यक्तिगत चेतना को भूल के सामूहिक चेतना में शामिल हो जाता है, सामूहिकता में शामिल हो जाता है। ये धर्म की ताकत है जो तीनों थिंकर करते हैं। अगस्त क्रांति ने समाजशास्त्र का जन्म दिया, लेकिन ये जो तीनों हमारे थिंकर्स हैं, इन्होंने समाजशास्त्र के लिए नींव रखी, जो आज हमारा समाजशास्त्र विषय पल्लवित है, पुष्पित है, जो कितना आगे बढ़ा है, वो इन्हीं की नींव है, इन्हीं की देन है। ये हमारे एक प्रमुख पिलर्स हैं समाजशास्त्र के।
तो ये तो एक बात थी जिसके आगे हमें अपनी बात शुरू करनी है, और इन्हीं तथ्यों से जो हमने अभी बात में बीच में रखा, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो पूंजीवाद है, वो आगे हम इसी को इलाबोरेट करेंगे अलग-अलग उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हम अपनी बात शुरू करते हैं, वो है इमाइल दरखाइम का श्रम विभाजन। इमाइल दरखाइम फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इमाइल दरखाइम जिस समय अपना ये धर्म का सिद्धांत ये अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत दे रहे हैं, श्रम विभाजन का सिद्धांत, वो एज ए स्टूडेंट थे। स्टूडेंट के रूप में वो अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत दे रहे हैं, इमाइल दरखाइम। और पीएचडी का इनका शोध का टॉपिक है, और इनकी जो बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, इनकी बुक 1893 में ये इनका शोध प्रबंध पब्लिश हुआ। और इन्होंने, हम लोग जब भी श्रम विभाजन की बात करते हैं तो हम लोग श्रम विभाजन क्या समझते हैं, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोग घरों में देखते हैं माता पिता के बीच काम विभाजित है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेडिशनली कि पिता अर्न कर रहे हैं, माँ घर का काम कर रहे हैं, भाई का, बहन का, ये जो भी है पैट्रियार्कल सिस्टम है, या इस तरह से काम विभाजित है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, इग्नो के इस चैनल पे हम आपसे लाइव बात कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे टेक्नीशियन भी होगा क्योंकि लाइव है, तो कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट भी होगा, तो जैसे हम यहाँ पे टीचर है तो हम अपनी टास्क कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, काम बटे हैं, काम बटे हैं तभी तो व्यवस्थित है। क्या एक व्यक्ति काम कर सकता है? नहीं कर सकता, काम बट गए। तो ये है श्रम विभाजन जिसमें काम बट जाता है। तो इसमें नया क्या है, ये क्वेश्चन आता है, इसमें इमाइल दरखाइम ने नया क्या किया। वास्तव में श्रम विभाजन को जब हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन एक आर्थिक व्यवस्था है। लेकिन यहीं पे इमाइल दरखाइम ने इसको समाजशास्त्री बता दिया। इन्होंने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से श्रम विभाजन की बात की है, क्योंकि वो हर चीज में समाज देखते हैं, हर चीज में सामूहिकता देखते हैं, हर चीज में सामूहिक प्रतिनिधान देखते हैं। वो एकीकरण के समाजशास्त्री, वो प्रकारवादी समाजशास्त्री, वो संतुलनवादी समाजशास्त्री। अगर हम समाजशास्त्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएं, वो किस एंगल से बात करना चाहते हैं, तो हम उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो हमें इस चीज को लेके चलना पड़ेगा। वो प्रकारवादी, वो हर चीज में देखते हैं समाज अपने आप को संतुलित कर लेता है, एकीकृत कर लेता है। तो जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो सामाजिक कैसे हो गया, श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो एकीकरण वाला कैसे हो गया, हमें ये समझना। और यही वो पॉइंट है जहाँ से ये जो श्रम विभाजन जैसे आर्थिक चीजें सामाजिक हो रही है, समाजशास्त्री हो रही है। और एक रिसर्च स्कॉलर इस चीज को लिख रहा है जिसने अपने शोध प्रबंध में इसको बात की। उससे पहले आपने नाम जरूर सुना होगा, अर्थशास्त्र वगैरह पढ़ा होगा, एडम स्मिथ का 1776 में 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन में वो श्रम विभाजन को डिफाइन कर रहे हैं। बेंथम मिल, ये सब अर्थशास्त्री श्रम विभाजन के बारे में बता रहे हैं। श्रम विभाजन को आर्थिक आधार पे बताते हैं, और ये बताते हैं श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन ये है जिससे हम काम को बांट देते हैं। जब हम काम को बांटते हैं तो हम इसीलिए बांटते हैं कि उससे हमें फायदा मिलने जा रहा है। जब हम काम को बांटते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कम समय में हमें रिजल्ट मिलेगा, कम समय में काम खत्म हो जाएगा। जब कम समय में खत्म हो जाएगा तो उस समय फायदा मिलेगा, काम हमने बांट दिया। जो कोई किसी काम में स्किल्ड है, कोई किसी काम में स्किल्ड है, कोई किसी का किसी में इंटरेस्ट है, तो उसके इंटरेस्ट और उसकी स्किल के अकॉर्डिंग यदि काम बढ़ जाता है तो हम मान के क्या चलते हैं, तो हम मान के ये चलते हैं कि काम हमारे लिए फायदेमंद है, बंटवारा हमारे लिए फायदेमंद है, तो उसको लेकर चलते हैं। लेकिन यहीं से वो कहते हैं नहीं, ये तो परिणाम है, ये कारण कहाँ है। ये जो इन्होंने अर्थशास्त्रियों ने दिए तो श्रम विभाजन के परिणाम है, श्रम विभाजन का कारण तो कुछ और है, हमें उस पे जाना पड़ेगा। और वो श्रम विभाजन का कारण क्या है? श्रम विभाजन का कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो उसके साथ क्या है, अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लखनऊ शहर में पॉपुलेशन है, यहाँ पर कोई भी अब बड़े शहर चले आई, भीड़ है, तो कैसे काम चलेगा।
और जब भीड़ होगी तो आपस में किसी भी विषय पे होंगे, किसी भी विभाग में होंगे, जहाँ पे भीड़ होगी तो आपस के वैचारिक मतभेद होंगे, छोटे-छोटे संघर्ष होंगे, तो व्यवस्थित कैसे होगा मार्क्स, ये इमाइल दरखाइम तो कहते हैं समाज व्यवस्थित हो जाता है, समाज संतुलित हो जाता है, सब प्रकार्य है। लेकिन कैसे होगा जब लोग होंगे, उनकी वैचारिक भिन्नताएं होंगी, छोटे-छोटे संघर्ष होंगे। तो उसी को व्यवस्थित करने के लिए वो कहते हैं हमें श्रम विभाजन की ज़रूरत है। वो श्रम विभाजन की हमें जब ज़रूरत है, तो हम काम को बाँटेंगे, श्रम विभाजन के आधार पे जितने लोग होंगे हम बाँटेंगे। जैसे हम लखनऊ शहर में, तो अगर हम ट्रैफ़िक क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैफ़िक पुलिस है, हमें कोई विभाग जाना है तो वहाँ अलग विभाग है। अब हम हायर एजुकेशन में भी देखें तो ट्रेडिशनल कॉलेजेस अलग हैं, ऑनलाइन की है, डिस्टेंस एजुकेशन वाले सिस्टम हैं, और ऑफ़लाइन है जहाँ पे हम 1 टू 1 क्लासेस भी ले रहे हैं प्रत्यक्ष। तो ये मल्टी एज, क्योंकि हमारे समाज की नीड्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, तो उसको देखते हुए हमने कामों का विभाजन किया। तो काम का विभाजन क्या है? ये एक कारण, ये जब हम सोचते कि श्रम विभाजन क्या है, तो श्रम विभाजन का एक तरह से हमारे लिए परिणाम है कि हमने काम का विभाजन किया, और इससे क्या निकल के आया? इससे एकता निकल के आई, एकीकरण निकल के आया। एकीकरण क्या है? सरल समाजों में इसको वो कहते थे मैकेनिकल सॉलिडैरिटी, यंत्रवत एकता, यांत्रिक एकता। आधुनिक जटिल समाजों में वो है ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी, सावयवी एकता। तो जो यांत्रिक एकता है सरल समाजों की, वो एकता क्या कहती है? कि व्यक्ति समूह के आगे अपने समाज में, अपने गांव में, अपने समूह में एकीकृत हो जाता है। वो बहुत विभिन्नता नहीं रखता, वो बहुत वैचारिक डिस्प्यूट नहीं करता। वो कहता है वो जाति को मानता है, गांव पंचायत को मानता है, जाति पंचायतों को मानता है, अपने वयोवृद्ध लोगों को मानता है, ट्रेडिशन को फॉलो करता है, क्योंकि उस समय इतना वैचारिकी के रूप में इतना डेवलपमेंट ही नहीं था, इतने हमारे विचारधाराएं ही नहीं थी। तो वह उस चीज़ को मानता है, उससे डरता है। हमने फिल्मों में भी देखा है, आपने अपनी जाति के बाहर विवाह करा तो देश निकाला दे दिया। देश निकाला क्या था? नदियां हैं बड़ी बड़ी, उससे कह दिया अब आपका ये क्षेत्र, अब आप इस क्षेत्र में नहीं दिखेंगे, आप उसके पार जाएंगे तो विदेश हो गया। वो देश निकाला दे दिया, दीवारों में चुनवा दिया। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी सुनी है। देखी क्या मतलब, चलचित्रों के माध्यम से देखी हैं, और सुनते किस बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो वहाँ पे व्यक्ति उस सिस्टम में एक दमनकारी कानून को फ़ॉलो कर रहा है। दमन हो जाता था व्यक्ति का, कि अगर आप नहीं फ़ॉलो करेंगे, सामूहिक प्रतिनिधान, अपने समूह की चीज़ों को नहीं फ़ॉलो करेंगे तो समूह आपको दंड देगा। तो दमनकारी, दंड क्या है? जाति से निकाल देंगे। तो व्यक्ति हिम्मत नहीं करता था, उसकी दुनिया वहीं तक सीमित थी, वो यंत्रवत था। यंत्र मतलब उसके समाज ने, उसके धर्म ने जो कह दिया वो चालू, उसी को मानना। जैसे हमने फैन का स्विच ऑन किया, वो अपना थोड़ी ना माइंड लगाएगा, ऑन किया फैन चलने लगा। तो मशीन की तरह है, यंत्र की तरह। और ये सावयवी एकता है जो आजकल के जटिल समाज की दूसरी विशेषता। सावयवी एकता, जैसे हमारा शरीर सावयव प्राणी, इसके अंग में कहीं चोट लगे, कुछ लगे, मस्तिष्क को तुरंत रिएक्शन पहुंच जाएगा, मस्तिष्क समझ जाएगा। तो ये सावयवी एकता है सब। वैसे जैसे बहुत सारे विभागों का जैसे हमने जिक्र किया पहले, तो वो सब आपस में एकजुट रहते हैं, तभी समाज चल रहा है, तभी शहर चल रहा है, तभी अगर सब एक अंग काम करेंगे तभी तो शरीर चलेगा। तो लेकिन ये एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट भी हैं। अलग, जितने अलग हो गई चीजें उतने ही एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो यही वो कहते हैं, ये एकीकरण में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही तो समाज को संतुलित करते हैं। अलग अलग विभाग, एसटीओ विभाग, आरटीओ विभाग, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, ये सब हैं अलग अलग, लेकिन समाज के एक एकीकृत पार्ट है। समाज को चलाने के लिए सबकी जरूरत है, यहाँ वो इसकी बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये तो एकीकरण की बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमेशा एकीकृत भी नहीं रहेगा, कभी हड़ताल भी दिखेगी, कभी तालाबंदी भी दिखेगी, कभी अलग अलग विचार भी दिखेंगे। तो उसके अप्रतिमानित स्वरूप की भी बात करते हैं, जिसको वो एनॉमी कह रहे हैं। उसका एक पार्ट एनॉमी हो गया, दूसरा है सामाजिक में जो एक तरह से असमानता है, और एक जो हमारे संगठन है, संस्थाएं हैं, कैसे काम कर रही हैं। एनॉमी अप्रतिमानता, जो असामान्य स्वरूप है श्रम विभाजन का। एनॉमी क्या कहती है? एनॉमी कहती है कि हम अपने ट्रेडिशनल विचार को फॉलो नहीं करें, हम नई जाति में विवाह करेंगे, हम तो दूसरी जगह करेंगे। या
बहुत सारी चीज़ें हम अपने प्रतिमानों को नहीं मान रहे हैं, ट्रेडिशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो एनॉमी है। दूसरा असमानता, इस भारत जैसे देशों को अगर देखें तो जाति व्यवस्था संबंधी असमानताएं हैं। तीसरा एक जो संस्था है, जो संगठन है, वो कैसे वहाँ पे व्यवस्थित कर पा रहा है, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसकी ये बात कर रहे हैं। क्या संगठन सबको रोजगार, सबको काम इक्वल दे पा रहा है? क्या उसकी क्षमता के अनुसार काम दे पा रहा है? पता चल रहा है एक व्यक्ति तो बहुत काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति के पास काम नहीं, अर्थात संस्था ने अपने आप को मेंटेन नहीं किया, संस्था ने बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं करी, संस्था का प्रशासन कमजोर है। तो वहाँ भी एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आदमी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो वह विरोध की प्रक्रिया में आने लगता है कि देखिए वो, उसके पास तो खाली बैठा, उसको आपने काम नहीं दिया, मैं इतना लोडेड हूँ, या मेरे इंटरेस्ट का ये काम है, आप हमें दूसरा काम दिए दे रहे हैं। तो वहाँ भी एक समस्याएँ आ जाती हैं जो एकीकरण को तोड़ती हैं, व्यवस्था को झकझोरती हैं, संतुलन को कमज़ोर करती हैं। तो ये अप्रतिमानित स्वरूप हैं, जो असामान्यताएँ हैं श्रम विभाजन की। लेकिन अब वो चूँकि वो एकीकरणवादी समाजशास्त्री हैं, वो समाज में संतुलन ढूँढ रहे हैं, तो वो ये क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, ये सब तो ठीक चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो समाज अपने आप को संस्थाएँ व्यवस्थित कर सकती हैं। वो कहते हैं बहुव्यावसायिक संघ बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे। शासन, प्रशासन, राज्य, प्रबंधक, मज़दूर, आप बैठिए, आप बातें कीजिए, आप रास्ते निकालिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन नैतिकता होनी चाहिए। जब आप धर्म का सिद्धांत पिछली बार मैं बता रही, तो मैंने नैतिकता की बात बार-बार की थी। वो धर्म को नैतिकता से जोड़ते हैं। वो यहाँ भी कहते हैं श्रम विभाजन है, तो आप नैतिकता के आधार पे श्रम विभाजन कीजिए, बात कीजिए। तो जब आप नैतिकता के आधार पे बात करेंगे, तो आप कहीं न कहीं उसका रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज रिट्ज़र समाजशास्त्री और टालकट पार्सन्स, वो यहाँ पे अपोज़ करते हैं इसकी विचारधारा के, कि जहाँ व्यक्तिवादिता इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ पे नैतिकता ले आएँ। तो ये विचार थे, क्योंकि हमें बहुत अभी आगे बात करनी है, तो ये विचार थे श्रम विभाजन पे इमाइल दरखाइन पे। अब हम लोग बात करते हैं श्रम विभाजन पे श्रम विभाजन पे कार्ल मार्क्स के। श्रम विभाजन पे कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक है दास कैपिटल। दास तो जर्मनी शब्द है, उसको हम लोग कैपिटल समझ ले, पूंजी। उस पूंजी शब्द में उन्होंने श्रम विभाजन के 2 प्रकार बताए। पहला है सामाजिक श्रम विभाजन और दूसरा है औद्योगिक श्रम विभाजन। सामाजिक श्रम विभाजन क्या है? जैसे बार्टर सिस्टम है ना, वस्तु विनिमय व्यवस्था, एक जजमानी व्यवस्था है गाँव की, कि हमने हमारे पास खेती है, तो हमने अपने खेत से ये उपजाया, तो इसके बदले हमने आपको अपने अनाज दे दिए, तो उसके बदले जुलाहे ने हमें कपड़े दे दिए। हमारे पास कोई व्यवस्था है, तो हमने अपना दूसरे को दिया, गाँव के दूसरे के पास जो भी व्यवस्था है उसने हमें प्रोवाइड की, मतलब रेसिप्रोकल सिस्टम, वस्तु विनिमय व्यवस्था। हमने सामंत के यहाँ काम कर रहे हैं, तो सामंत ने हमने उसके बदले अपनी जो प्रोटेक्शन दे दिया और सुविधाएँ दे दी। तो एक इस तरह का सिस्टम, अदला-बदली का सिस्टम। जिसके पास जो है उसने दूसरे को दिया, दूसरे के पास जो है उसने उसको दे दिया। तो ये वस्तु विनिमय व्यवस्था एक तरह का सामाजिक श्रम विभाजन है। एक है औद्योगिक श्रम विभाजन। औद्योगिक श्रम विभाजन मतलब जो कि पूरा जो औद्योगिक है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति में जो नए-नए कारखाने बन रहे हैं, उस कारखाने में कामगार काम कर रहे हैं, पूंजीपति ने अपना इन्वेस्ट कर रखा है और कामगार काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे पूंजीपति वर्सेस मज़दूर, पूंजीपति वर्सेस श्रमिक, मतलब बुर्जुआ वर्सेस प्रोलेटेरिएट, वहाँ पे एक इस तरह का विभाजन है। तो मार्क्स कहते हैं जो ये विभाजन है, इस विभाजन का क्या परिणाम है? औद्योगिक जो ये विभाजन है, इस वि जो आजकल तो औद्योगिक विभाजन है ना, वस्तु विनिमय व्यवस्था तो अब हमारे सिस्टम में नहीं है, सामाजिक श्रम विभाजन, तो इस जो वर्तमान है विभाजन, इसके क्या परिणाम है? तो इन्होंने इसके जो परिणाम का ज़िक्र किया, इन्होंने कहा इसके जो लाभ है औद्योगिक श्रम विभाजन का, ये पूँजीपतियों के हिस्से में जाता जा रहा है। क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है श्रमिक के माध्यम से, मज़दूर के माध्यम से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि उस समय ट्रेड यूनियंस नहीं है, उनकी बातें नहीं कोई पहुँच रही हैं, नई-नई औद्योगिक क्रांति हो रही है, वो सिस्टम संक्रमण का है और पूँजीपति तो निजी लाभ के लिए काम कर रहा है। तो वह उनके श्रम के बदले जितना उसे लाभ मिल रहा है, वो उसका सरप्लस वो अपने पास रख रहा है लाभ का, श्रमिक वर्ग को बहुत कम से कम दे रहा है। और
और क्या है, जो कामगार हैं या जो श्रमिक हैं या जो मजदूर हैं, उनके अपने ही उत्पाद पे अपना नियंत्रण नहीं है। वो अपना उत्पाद तो कर रहे हैं, लेकिन कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, या बहुत सारी चीजें, या किस डायरेक्शन में, वो जो हमें उससे इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो उतना ही कर पाएगा, उससे ऊपर उसका अपने उत्पाद पे नियंत्रण नहीं। इवन वो अपने उत्पाद को, अपने बनाए उत्पाद को यूज भी नहीं कर सकता, उसके पास परचेज करने की कैपेसिटी भी नहीं है। और श्रमिक वर्ग का यहाँ पे अमानवीयकरण हो रहा है। अमानवीयकरण मतलब ये माना जाता है जो श्रम है वो वस्तु है। श्रम, मार्क्स कहते हैं जो मजदूर काम कर रहा है वो एक वस्तु के है, श्रम एक वस्तु है जिसको पूंजीपति खरीदे ले रहा। वस्तु मतलब उसका पूरा कंट्रोल है। ये बोतल है मेरे पास पानी की, इस पानी की बोतल पे पूरा मेरा कंट्रोल, ये वस्तु है। तो कहते हैं उस श्रमिक की कोई वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं है, वो क्या चाह रहा है, वो कब आना चाह रहा है, उसके बीमार है या कुछ है, बहुत सुनवाई नहीं है। वो तो श्रम है, श्रम को पूंजीपति खरीद ले रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। उसकी इच्छाएं, उसकी जरूरतें, कोई उस श्रम पूंजीपति के लिए मायने नहीं रखती। एक पॉइंट है चौथा इसमें जो अलगाव है। ये 4 पॉइंट की ही मैं बात करनी थी कि किस तरह से लाभ पूंजीपतियों के हिस्से में जा रहा है, किस तरह से कामगारों का अपने उत्पादन पे नियंत्रण नहीं है, किस तरह से श्रमिक वर्ग का अमानवीयकरण हो रहा है, और चौथा है अलगाव, कि बार बार वही उसे लग रहा है अमानवीयकरण हो रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, वो सबसे कटता जा रहा है, वो अपने उत्पादन से कटता जा रहा है, वो परचेज नहीं कर पा रहा, उससे कटता जा रहा है, वो अपने परिवार से कटता जा रहा है, वो स्लम में रह रहा है, उसकी वहाँ पे सुविधाएं बहुत एक किसी तरह की उसके पास सुविधा नहीं है। और अंत में जब सारे, उसे लगता है हम तो पूरे सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका कहते हैं ना सेल्फ से भी एलिनिएशन है, अपने आप से भी एलिनिएशन है, एलिनिएट हो रहा, अपने से भी एलिनिएट हो रहा। यही स्थिति जब बहुत डेंजरस हो जाती है तो सुसाइड की तरफ भी बढ़ने लगती है। तो मार्क्स ये कहते हैं कि किस तरह से जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो श्रमिक का शोषण कर रही है और उसको पूरे सिस्टम से अलग करती जा रही। तो हम यहाँ पे इस चीज को खत्म कर रहे हैं क्योंकि आगे भी लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या देखा, दुर्खीम ने जो डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन की बात की, उसके अंतर्गत उन्होंने सहयोग को देखा, एकीकरण को देखा। और जो हम मार्क्स बात कर रहे हैं वो मार्क्स श्रम के विभाजन में शोषण को देख रहे हैं, मार्क्स श्रम के विभाजन में शोषण के साथ साथ अलगाव को देख रहे हैं, एलिनिएशन को देख रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन प्लस एलिनिएशन। अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं क्योंकि जो चैप्टर है 2 यूनिट है, 2 यूनिट में सारे थीम्स को मैंने जो कब बांटा है वो दो, एक तो श्रम विभाजन, दूसरा पूंजीवाद और तीसरा हम वर्ग को लेके चलेंगे। इसमें सब चीजें कवर हो जाएंगी और इसमें जो अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बेसिकली ये सारी यूनिट्स हमारे लिए पढ़ना, जब भी हम पढ़ेंगे बहुत आसानी से हमारे लिए को समझना आसान हो जाएगा। तो हम आते हैं पूंजीवाद पर। पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म क्या है। टॉम बाटोमोर ने 1973 में, ये हम आपके उसी बुकलेट के ही पॉइंट से हम निकाल के सब चीजें दे रहे हैं, अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको। 1973 में अपनी बुक डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट में पूंजीवाद की कुछ विशेषताओं की चर्चा की। क्या विशेषता है कि जो उत्पादन है वो निजी इस्तेमाल की बजाय बिक्री के लिए होता है। जो भी हम प्रोडक्शन हो रहा है, पूंजीपति जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बिक्री के लिए कर रहे हैं, या जो भी उत्पादन हो रहा है वो बिक्री के लिए हो रहा है। जैसे हम पहले गांव में खेती होती है तो खेती में लोग क्या करते हैं, अनाज अपने लिए उगाते हैं, पहले आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, अब सब मार्केट पे है। और श्रम शक्ति, जो लेबर की शक्ति, वो खरीदी जा रही है, वो बेची जा रही है वस्तु की तरह, जैसे अभी हमने बताया एक ऑब्जेक्ट की तरह है, खरीद रहे हैं जो उनके रेट पे जो भी है, क्योंकि सबको कमाना है, कम से कम पेट है भरना ही भरना, तो खरीदी और बेची जा रही है। पहले वस्तु विनिमय था, अब सारा मुद्राएं हैं, लेन देन जितना भी पूंजीवाद में हो रहा है वो मुद्रा के बेस पर हो रहा है, करेंसी है, मुद्राएं हैं, हर देश की अपनी अपनी होती है, जैसे भारत की रुपया है। चौथा, पूंजीपति का उत्पादन प्रक्रिया पे पूरा नियंत्रण है, कितना उत्पादन करना है, कब करना है, कैसे करना है, करता कि हमें ऐसे ऐसे उत्पादन करना है, इतना करना है, इससे कराना है, कहाँ करना है, किन दशाओं में करना है, क्या सुविधा देनी, सब पूंजीपति का नियंत्रण है, क्योंकि पैसा है उसके पास, कैपिटल है, उसने कारखाने खड़े किए हैं। और पूरा वित्तीय नियंत्रण है, निर्णय कितने अमाउंट में बेचना है, कहाँ बेचना है, डंप करना है, कब निकालना है, कब नहीं निकालना है,
कहाँ बेचना है, बना जो रहा है उसका कोई नियंत्रण नहीं, उत्पादन की प्रक्रिया पर भी नियंत्रण नहीं, बेचने पर भी नियंत्रण नहीं, ये सारा नियंत्रण पूंजीवाद में क्या है, पूंजीपति पर। और प्रतिस्पर्धा है, पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि सब अर्न करने के लिए, लाभ के लिए, तो प्रतिस्पर्धा का पार्ट बनते हैं कि अधिक से अधिक हम उसमें चाहे कैसे हो क्वालिटी दे, मतलब हम कैसे लाभ कमाएं। लाभ कमाने के लिए जितना किस तरह से मार्केट में जाएं, किस तरह से और कंपनीज का वर्क करें, एनालिसिस करें सबका, और फिर हम अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा में आके अपने को अर्न करें। तो पूंजीवाद को जब हम लोग बात करते हैं तो टॉम बाटोमोर ने पूंजीवाद की विशेषताएं बताई हैं। अब पूंजीवाद पे हम लोग दो थिंकर की बात करेंगे, कार्ल मार्क्स की, और हम लोग करने जा रहे हैं मैक्स वेबर की। कार्ल मार्क्स को हम लोगों ने जब बात की थी, पूरा ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा की थी इनसे पहले वाले लेक्चर में, और इस ऐतिहासिक भौतिकवाद में हम लोगों ने बताने की कोशिश की थी, जिसको अब हमें फिर यहाँ जरूरत आ रही जब हम इनके पूंजीवाद की बात कर रहे हैं बताने के लिए। उन्होंने यह बताया था, उसमें भी आपकी दोबारा से रिवीजन करा रहे, जो भी यहाँ भी जरूरत है, और वहाँ तो धर्म को लेकर था, वो अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था को लेकर है। उन्होंने कहा था जो भी हमारी आर्थिक दशाएं हैं वह जैसी भी हैं, उत्पादन पद्धति है, उत्पादन प्रणाली कहें, या भौतिक दशाएं कहें, या अस्तित्व कहें, ये सब आर्थिक जो भी हमारी हैं दशाएं हैं, वही हमारे समाज के ऊपर के संरचना को निर्धारित करती हैं। आर्थिक इसीलिए इसको आर्थिक निर्धारणवादी सिद्धांतकार भी कहा जाता है, समाजशास्त्री भी कहा जाता है। इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद को बेस बताया, नींव बताया कि उसके ऊपर हमारे समाज का सारा ढांचा खड़ा है। ये अधोसंरचना है, ये नींव है, ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर अधिसंरचना खड़ी है, उसमें धर्म भी है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था भी, उसमें सब कुछ है, जो भी हमें आज सब कुछ दिखाई देता समाज का पार्ट, वो अर्थ से निहित संचालित हो रहा है, वो पूंजी से संचालित हो रहा है, आर्थिक गतिविधियों से संचालित होता है, अर्थात अर्थ प्रमुख है, बाकी चीजें गौड़ है, उस पर डिपेंड है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे समाज में इतिहास जो हमारा बदलता आ रहा है वो आर्थिक दशाओं के कारण ही बदलता आ रहा है, वहाँ पे हमेशा द्वंद्व दिखाई देता है। सबसे पहले हमारा प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो आदिम साम्यवाद था, वहाँ पे कोई वर्ग नहीं था, वो वर्ग विहीन था, क्लासलेस सोसाइटी थी, जंगल थे, आप जाइए खूब जानवरों को मारिए, खाइए, अगर आपके पास फलों के पेड़ हैं तो आप फल तोड़िए, अपना पेट भरिए, जीव को जो भी है जीविकोपार्जन क्या कहें, अपना जीवित रहिए उससे। तो वह व्यवस्था थी, कोई क्लास नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तो लेकिन जैसे-जैसे हमने खेती पर उपजाना शुरू किया, ज़मीन पे कब्ज़ा करना शुरू किया, तो दास व्यवस्था आई, हमने दासों के माध्यम से दासों का शोषण हुआ, उसके बाद नेक्स्ट व्यवस्था आई जो आई सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था हम लोगों ने पिछले भी बार बहुत डिटेल में पढ़ी है, जब हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को लेके भी बात कर रहे थे, सामंती सिस्टम को लेके बात कर रहे थे कि किस तरह से यूरोप में सामंत थे, अर्ल थे, ड्यूक थे, नाइट थे, बैरन थे, और किस तरह से उन्होंने जो उनके पास ज़मीन थी उसमें उन्होंने मज़दूर रखे थे, कृषक रखे थे जो काम कर रहे थे। तो वहाँ पे जो शोषण था उसका हम लोगों ने वहाँ पे उल्लेख किया था, किस तरह से पूरा वो धार्मिक व्यवस्था, चर्च, पोप की व्यवस्था थी, कहाँ पे आपस में नेक्सस था, जो आम तबके को, जो मज़दूर तबके का शोषण हो रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम जब मार्क्स को पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। मार्क्स हर चीज़ में द्वंद्व देखते हैं। वो कहते हैं हमारी जो व्यवस्था प्रेज़ेंट है, वो प्रेज़ेंट व्यवस्था को कहते हैं वाद है, थीसिस है। जो प्रेज़ेंट व्यवस्था है जब वहाँ पे संबंध होंगे, एक मालिक है, एक सामंत है, उसके साथ काम करने वाले किसान हैं। सामंत का अपना अपने एक समझ होगी, वो अपने ढंग से कार्य कर रहा होगा, तो उसने अपने खेतों में किसानों को, कृषकों को रख रखा है। तो उन दोनों के बीच चूँकि वो अपने ढंग से लेंगे, वो लाभ कमाना चाहेंगे, वो अपना अधिक से अधिक हित दूसरा वर्ग भी देखेगा, तो कहीं न कहीं टकराव होगा। जब टकराव होगा तो वो हो गया एंटीथीसिस, प्रेज़ेंट व्यवस्था में एंटीथीसिस हुआ, मतलब जो आर्थिक संबंध है, आर्थिक संबंध में टकराहटें शुरू हुई, तो एंटीथीसिस हुआ। और फिर उसके बाद कहीं न कहीं तो फिर एक क्रांति होगी, या जो इतिहास बदलेगा वो एंटीथीसिस के, वो बात करते हैं वहाँ सिंथेसिस है, अर्थात वहाँ पे संवाद हुआ। थीसिस, एंटीथीसिस और
सिंथेसिस, संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, इतिहास ऐसे ही चलता है। ये सब द्वंद्ववाद की बात करते हैं मार्क्स। एक यूटोपियन समाज, वो एक ऐसे कल्पना के समाज में रहते हैं, और ऐसा नहीं, जो उन्होंने कल्पना का समाज देखा वो विश्व के कुछ देशों ने, चाहे वो रसा हो चाहे चाइना, उन्होंने उस चीज को बहुत कुछ राज्य व्यवस्था की तरफ से लागू करने की भी कोशिश की। अब कुछ मामलों में कहीं कुछ फेल हुआ, क्योंकि उन्होंने मार्क्स को एज इट इज फॉलो भी नहीं किया, उन्होंने कुछ अपने ढंग से भी किया। लेकिन जहां जहां शोषण है वहां वहां मार्क्स रिलीवेंट भी हो जाते हैं। खैर, हम लोग उस इतिहास में आज उस दौर की हम बात, उस समय की बात नहीं कर रहे, हम अपने पूंजीवादी सिद्धांत में मार्क्स को समझ रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चौथी जब वो व्यवस्था बात करते हैं, वो सामंतवादी व्यवस्था के बाद वो होती है चौथी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ पूंजीपति, जो भी हम लोगों ने पूंजीवाद की पूरी व्यवस्थाओं, उसकी जो हमने बात की कि किस तरह से वो लाभ के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से श्रम शक्ति खरीदी और बेची जा रही है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया पर पूंजीपति का ही अधिकार है, उत्पादन प्रक्रिया पे, और कैसे कहाँ बेचना क्या है, वो सब उसका नियंत्रण है। तो वो पूरे सिस्टम से श्रमिक वर्ग अपने को कट रहा है, तो वहां पे जो संबंध है वो भी टकरा रहे हैं। तो वहां पे ये कहते हैं, फिर इसके बाद जब इसके बाद एक नया इतिहास आएगा, नया चरण आएगा, वो होगा समाजवाद का, साम्यवाद का। तो जिसमें जो भी जितनी एबिलिटी होगी, योग्यता होगी, उसके अनुसार श्रमिक काम करेंगे, और वो अपनी योग्यता के अनुसार फिर साम्यवादी व्यवस्था में जो अगला और लास्ट चरण आएगा, कहते हैं इतिहास यहीं पे ये लास्ट चरण है। फिर क्योंकि ये क्लासलेस सोसाइटी, साम्यवाद क्लासलेस सोसाइटी, हमारी पहली प्रिमिटिव सोसाइटी क्लासलेस थी, वैसे ये भी वर्ग विहीन समाज है जिसकी वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस आखिरी में भी वर्ग विहीन साम्यवादी व्यवस्था भी वर्ग विहीन हो जाएगी, जिसमें जो जिसकी योग्यता है उसके अनुसार वो व्यक्ति काम करेगा, लेकिन जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार राज्य जिम्मेदारी लेगा कि उसकी नीड के अनुसार सबको मिले। तो क्लासलेस, कोई क्लास नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई सामंत नहीं, कोई कृषक नहीं, कोई पूंजीपति नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई क्लास नहीं। सब अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे, स्वच्छंदता होगी, सब अपने ढंग से सोच पाएंगे और उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। यूटोपियन समाज एक कल्पना का, लेकिन सोचिए कितना अच्छा एक तरह से समाज है, जो कि एक्चुअली लोगों, ये बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये विचारधारा है जो मार्क्स द्वारा दी गई थी। अब हम लोग पूंजीवाद पे दो विचार हमने कहा था हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग मार्क्स का पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कैपिटलिस्टिक सोसाइटी पे द्वंद्वात्मक आधार पे बात की। अब दूसरे हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर की, और जो हम लोग मैक्स वेबर की इस समय पढ़ रहे हैं, इस पे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन तब हमने धर्म को लेकर उस पर फोकस किया था। अब उस समय धर्म को लेकर फोकस किया था कि मैक्स वेबर धर्म में क्या कह रहे हैं। अब वही मैक्स वेबर पूंजीवाद में क्या कह रहे हैं। लेकिन जब वो धर्म की आइडियोलॉजी से ही तो बता रहे थे पूंजीवाद, कहाँ कौन कौन से देश डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से देश कमजोर रह जा रहे हैं विकास में। तो यही मैं यहाँ पे वेबर अब बता रहे हैं कि पूंजीवाद क्या है। और लेकिन अगर हमें मैक्स वेबर के पूंजीवाद को समझना है, तो उसी हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स को देखना पड़ेगा। प्रोटेस्ट जो उनका बुक, जो उनका पूरा अध्ययन था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उन्होंने विभिन्न विश्व के देशों के धर्मों का अध्ययन किया, उसमें हमारे भारत का भी अध्ययन किया, कन्फ्यूशियस धर्म का भी अध्ययन किया, क्रिश्चियनिटी का भी अध्ययन किया, इस्लाम का भी अध्ययन किया, यहूदी धर्म का भी अध्ययन किया, बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, कि कोई देश में पूंजीवाद तो बहुत ज्यादा है, कोई देश में पूंजीवाद तो है ही नहीं। इसके लिए उन्होंने जब धर्मों का अध्ययन किया तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो जो कैल्विनिज्म की हमने बात की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात की थी, जो पूंजीवाद के आइडियल है, उसकी बात की थी। उन्होंने क्या कहा, कि जो पूंजीवाद है अर्थात ये तर्क संगति है, रेशनलाइजेशन है। पूंजीवाद रेशनलाइजेशन की बात करता है। पूंजीवाद मतलब रेशनलाइजेशन, पूंजीवाद मतलब तर्क संगतकरण, तर्क संगतता, तर्क संगतता है पूंजीवाद। और यह वैज्ञानिक विशिष्टीकरण का परिणाम है, जो पश्चिमी के देशों की संस्कृति की एक विशेषता है।
पश्चिमी के देशों की संस्कृति की एक अनोखी विशेषता है, अर्थात पश्चिम के देश की संस्कृति हम कहाँ से लाएंगे? उनके धर्म से ला रहे हैं। अर्थात जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है उन्होंने अध्ययन में पाया, जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है उनकी संस्कृति ने, उनके धर्म ने, उस धर्म की आइडियोलॉजी ने पूंजीवाद की तरफ और अधिक प्रेरित किया, क्योंकि उसकी फिलॉसफी है, उसकी आइडियोलॉजी है, धन से धन कमाओ, खूब मेहनत करो, ईश्वर खुश होगा, मुक्ति मिलेगी, खूब मेहनत करो, पैसा बचाओ, पैसा बचेगा तभी तो आप बड़े-बड़े कारखाने खोलोगे, आप और इन्वेस्ट कहीं कर पाओगे। छुट्टी की बहुत आइडियोलॉजी की बात नहीं करता, आप मेहनत करिए। हरामखोरी जिसे कहते हैं ना, आलस का, उस सब से भी कहते हैं नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। शराब की मनाही है, आप ये सब करके काम पे मत आइए। एक ऐसा कि जिससे हम बहुत अपने काम के लिए हम बहुत उन्मुखन हमारा हो पाए, हम ओरिएंटेशन काम को लेके, हमारी वर्क कल्चर हो। जब हमारी वर्क कल्चर होगी तो हम और अधिक डेवलपमेंट की तरफ अपने देश को ले जाएंगे। ये क्या कह रहा है? ये उस देश के जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म है, जहाँ-जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म की आइडियोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी की 2 हमने बताया था, कैथोलिक है जो ट्रेडिशनल है, दूसरा है कैथोलिक में जब बुराइयाँ आने लगी, चर्च में बुराइयाँ आने लगी, करप्शन होने लगा, चर्च भी करप्ट हो गए, तो लोगों के मन में आया, कहने लगे चर्च के पोप वगैरह कि आप हमें ये देंगे तो हम आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएँगे। हम ही सब कुछ है मुक्ति कराने के लिए, आप हमें धन दीजिए, मतलब करप्शन की एक लिमिट क्रॉस हो रही थी। उसी मार्टिन लूथर जिसका हमने पिछली बार ज़िक्र किया था, उसके विरोध में आते हैं, कहते हैं नहीं, फिर प्रोटेस्टेंट आइडियोलॉजी सामने आती है, जो काम पे प्रेरित करती, विकास पे प्रेरित करती, नहीं सब धर्म ये सब नहीं, काम कीजिए, आपका देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। तो आइडियोलॉजी है, इसी को कहते हैं पाश्चात्य संस्कृति की एक अनोखी विशेषता है पूंजीवाद, और इसको वेबर कहते हैं ये पूंजीवाद रेशनलाइजेशन है, संगतिकरण है। सभी देशों को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, पूंजीवाद की तरफ बढ़ना चाहिए, रेशनलाइजेशन यही है। लेकिन जब ये रेशनलाइजेशन है तब क्या है, अब इसकी ये केवल यहीं पे ही बात नहीं कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन है, ये रेशनलाइजेशन के साथ साथ ये क्या कह रहे हैं, इसको ये कहीं कहीं उस जोड़ देते हैं ब्यूरोक्रेसी से, हमें इनका एक कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी से भी जोड़ना चाहिए। पहले हम इनको थोड़ा इस तरह से समझ लें कि जो ये रेशनलाइजेशन है इसके क्या कारण रहे होंगे। जैसे हमने अभी प्रोटेस्टेंट धर्म को बताया, हमें एक चीज और गौर करनी चाहिए, मार्क्स एक कारकवादी हैं, वो हर चीज के पीछे एक कारण लेके चलते हैं कि आर्थिक निर्धारणवाद, जैसी आर्थिक दशा होगी वैसा हमारा समाज होगा। लेकिन वेबर बहुत सफाई से उस आरोप से बचते हुए इसको बहुकारकवादी बना देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेबर की, तो हम उसमें धर्म की आइडियोलॉजी देखते तो एक कारण है, एक कारण के आधार पे ही है। लेकिन वेबर जब और विस्तृत में जाते हैं तो कहते हैं धर्म की आइडियोलॉजी तो प्रमुख है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें, आर्थिक दशा भी है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, अगर आपके पास संचार के माध्यम होंगे, अगर आपके पास और तरह की सुविधाएं होंगी, तभी तुम उस पे सोच पाएंगे। तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमें आविष्कार की तरफ को, उस देश विशेष को आविष्कार भी देखने चाहिए, और परिवहन, संचार जैसे बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए अंग्रेज हमारे देश में जब उन्होंने राज कर रहे थे, थाने से पुणे उन्होंने ट्रेन चलाई जिससे कच्चा माल आराम से ढो सके। तो आपके पास परिवहन हो ना, आपके पास अगर रॉ मटेरियल है, पूंजीवाद क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन है, रॉ मटेरियल जाएगा, कच्चा माल ढो के वहां पहुंचेगा, फिर वहां पे प्रोडक्शन होगा, फिर वो तैयार होगा, जो रेडीमेड माल होगा, जो आइटम्स होंगे उसकी सेल भी तो होगी, वो कहाँ होगी, इसके लिए मार्केट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा हो, आविष्कार हो, टेक्निक हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सब भी चीजें, उद्यमता, रिस्क लेने की क्षमता, ये सब चीजें। और एक तो कारण ये बताते, क्योंकि हमने कहा ना वो बहुत साफ गोई से अपने आप को केवल धर्म से परे रख देते हैं, वो एक कारकवादी नहीं बनते, जैसे मार्क्स एक कारकवादी। उन्होंने कहा ये भी है, लेकिन दूसरा राज्य का भी तो सपोर्ट होना चाहिए।
राज्य का सपोर्ट कैसे होगा? राज्य कानून देखे, राज्य वहाँ पे शांति की व्यवस्था बना के रखे, राज्य उद्यमियों को जो ये कारखाने लगा रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे, सेफ साइड दे। अगर उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट करे। बहुत सारी चीजें जो राज्य कर सकता है। अगर राज्य प्रोटेक्शन देगा, उनके फेवर के कानून बनाएगा तो तेजी से बढ़ेगी, उनके एंटी लॉज बनेंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो नहीं, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा पूंजीवाद, कारखाने डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो राज्य की भी भूमिका है। एक तीसरी भूमिका जो धर्म की, जो हमने जिक्र किया ही, तो यहाँ पे अर्थ भी आ गया, यहाँ पे दूसरे राज्य भी आ गया, मतलब, और तीसरा हमारा क्या आ गया? धर्म भी आ गया, धार्मिक कारण भी आ गया, संस्कृति की जिसके हम समझ के संस्कृत को से लेके बात कर रहे हैं। और चौथे वो एक अलग बात करते हैं कि तर्क संगत पाश्चात्य समाज का भविष्य क्या है। ये बिल्कुल, ये तीनों की हम बात कर रहे हैं, उसको अब हम इससे अलग कर रहे हैं। तो अभी हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की कि अगर कहीं पे पूंजीवाद आ रहा है तो वहां पे सब तीनों कारण प्रभावी होंगे, तब पूंजीवाद बहुत तेजी से आ जाएगा, कारखाने बहुत तेजी से, इंडस्ट्री, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। लेकिन अब वो ये कहते हैं, एक लास्ट बात, कि इसका भी कहीं ना कहीं जो ये है अमानवीय स्वरूप है पूंजीवाद का। पूंजीवाद का अमानवीय स्वरूप के लिए वो शब्द यूज करते हैं जब हम ब्यूरोक्रेसी पे जाते हैं, जब पूरा सिस्टम नियमबद्ध हो जाता है, पूरा सिस्टम पे सरकार भी आ जाती है क्योंकि राज्य का भी प्रोटेक्शन हो जाता है, वो नियम कानून बनाने लगते हैं, तो एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी वहाँ पे हावी होने लगता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वो एक कहते हैं लोहे के पिंजरे के समान है, जो अमानवीय हो जाता है। अमानवीय इन द सेंस कि वह बहुत बहुत कोशिश नहीं करता नयापन लाने की, वो जो ट्रेडिशनल उसी में काम करता रहता है, कहीं कहीं लाल फीताशाही भी होने लगती है और अंत में जाते जाते उसका भी अमानवीय स्वरूप इस रूप में भी हो जाता, वो भी ऊब जाता एक जैसा कार्य करते करते, जिस पे हम बहुत यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं कि पूंजीवाद जो रेशनलाइजेशन है, अंत में आते आते एक्सट्रीम पे जब सब रेशनलाइजेशन आते, सिस्टम सेट हो जाता है, नियमबद्ध हो जाता है, राज्य का हस्तक्षेप हो जाता है, तो वह नियम कानून बहुत चलने लगते हैं, तो वहाँ पे एक वो भी एक केज की तरह हो जाता है, लोहे के पिंजरे की समान हो जाता है। इसको हमें ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के रेफरेंस में हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट हुए। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, वर्ग। वर्ग क्या है? अब वर्ग को हम लोगों ने हम लोग दो थिंकर इसमें भी पढ़ेंगे। बेसिकली दरखाइम का इसमें हमें कॉन्सेप्ट समाजशास्त्र नहीं दिखता है। इसमें हम लोग वर्ग देखते हैं, जो हम लोग अभी तक द्वंद्वात्मक के रूप में पढ़ते आ रहे हैं, अगेन कार्ल मार्क्स को और वेबर को वर्ग में हम देखेंगे। क्योंकि ये जो पूरा आपका है चल रहा है, ये आर्थिकी को लेकर चल रहा है। आर्थिकी में धर्म कहाँ शामिल है और समाज कहाँ शामिल है, और कैसे समाज इन सबको लेकर अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है। तो बेसिकली सब चीजें आर्थिकी से जुड़ के आ रही हैं, इस जो हम लोग यूनिट की चर्चा कर रहे हैं। हमें वर्ग समझने की जरूरत है, क्लास समझने की जरूरत है। क्लास क्या है? मैंने कभी चर्चा की थी, मैक्स वेबर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उसमें एक बुक मैक्स वेबर की है, दास कैपिटल। जो दास कैपिटल मैक्स वेबर की बुक है, तो वो जर्मनी में है दास, मतलब उसको हम लोग केवल कैपिटल कह सकते हैं, पूंजी। उस पूंजी जो बुक है, उसके तीसरे खंड के अंतिम अध्ययन जो वर्गों पर है, अंतिम अध्ययन है वर्गों पर, उसमें उन्होंने वर्ग को परिभाषित करने का प्रयास किया। और यह चूंकि उनकी बीच में डेथ हो गई, डेथ से यह अपूर्ण रहा, पूरी तरह नहीं हो पाया। लेकिन इस अध्याय के अंतिम 2 पृष्ठों में उन्होंने वर्ग के बारे में, वर्ग की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहली क्या विशेषता है वर्ग की? वर्ग से अभिप्राय संपत्ति संबंधों से है। वर्ग क्या है? क्लास क्या है? एक जैसे संपत्ति संबंध तो एक जैसा वर्ग। एक जैसे अलग अलग सामंतों के पास मान के चल रहे एक जैसी संपत्ति तो एक जैसा वर्ग, पूंजीपतियों एक जैसा वर्ग, श्रमिक एक जैसा वर्ग, किसान एक जैसा वर्ग।
तो दूसरा, ये आय से नहीं, आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में कितने पैसे, ये वर्ग उससे भी नहीं है, ये द्वंद्वात्मक है, ये श्रेणीगत नहीं है, ये श्रेणीगत नहीं है कि इक्वल आपके ये इतना इतना ना। जब द्वंद्व होगा तभी आपको समझ में आएगा वर्ग। क्यों? क्योंकि वो वर्ग को हमेशा चेतना से जोड़कर देख रहे हैं, जिस पे अब हम आगे आके आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहला क्या है, अपने में वर्ग, अपने में वर्ग, क्लास वर्ग अपने में, क्लास इन इटसेल्फ, और वो वस्तु परक है। अब एक मजदूर सोचिए काम कर रहा है, वो दूसरे की समस्या को नहीं जा रहा, दूसरा तीसरे को नहीं समझ रहा, तो क्लास अपने में है, अपने में वर्ग है। ठीक है, जब क्लास अपने में है तो वो वस्तु के समान है। इसके लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक बोरा है, बोरे में छोटे आलू बड़े आलू सब पड़े हैं। एक कारखाना है, कारखाने में बहुत मजदूर हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई किसी गांव से आया, कोई किसी गांव से आया, बहुत सारे मजदूर हैं, सब मजदूर हैं, लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे हैं बस, और सबका शोषण हो रहा है। लेकिन जब शोषण हो रहा है उनमें वो समझ ही नहीं पा रहे मेरा शोषण हो रहा है, उनमें वो चेतना ही नहीं आ रही है। अब तक वो क्या है, अपने में वर्ग। लेकिन जब वो इसी को अपने लिए में कन्वर्ट करेंगे, जब वो चेतना आएगी, वो समझ पाएंगे, तभी तो वो अपने लिए वर्ग में कन्वर्ट होंगे। अर्थात वो वस्तु अलग अलग से वो आत्म परक होंगे, वस्तु परक से आत्म परक, अपने में वर्ग से अपने लिए वर्ग, अर्थात उनमें चेतना आएगी। वो समझेंगे अच्छा ये मेरा समस्या है, केवल हम ही यहाँ परेशान नहीं, घर परिवार छोड़ के भी काम कर रहे हैं, केवल हम ही परेशान नहीं, घंटों काम हो रहा है। क्योंकि ये जो समय है ना, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है, समय है, लाभ के लिए काम कर रहे हैं, कोई ट्रेड यूनियंस नहीं है। हाँ, जो हम लोग कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स की ये देन है कि उन्होंने इस आइडियोलॉजी के माध्यम से कम एक चेतना लाए। जो विरोध हुआ, उस विरोध से कहीं ना कहीं श्रमिक संगठन बने, और श्रमिक संगठन, चाहे वो काम के घंटे की बात करें, काम के घंटे नियत हो, इतने ही घंटे काम करेंगे, इसके अलावा करेंगे तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, बहुत सारी चीजें। काम के घंटे के साथ साथ कितना मिनिमम वेज हो, मतलब कम से कम इतनी तो सैलरी हो, कम से कम इतना तो मजूरी हो, कम से कम अगर फिजिकली प्रॉब्लम है तो कम से कम उनको छुट्टी मिले, कोई और तरह पे नियम हो कि आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, आप अपने घर परिवार से मिलने जा सकते हैं। आप खेती छोड़ के शहर आ गए लेकिन छुट्टी तो मिले, ये तो नहीं कि हर चीज में वेतन काट दिया, वैसे भी कम दे रहे हो काट दिया, तो व्यक्ति हिम्मत ही नहीं करेगा क्योंकि कमाने आया। तो तभी वो उधर कह रहे थे, जो हम बात कर रहे थे अमानवीयकरण की, अलगाव, प्रोसेस से अलगाव, उत्पादन से अलगाव, फिर अपने परिवार से अलगाव, सबसे अलगाव, फिर सेल्फ से अलगाव। व्यक्ति कहता क्या है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम, कुछ हमें नहीं मिल रहा है, रोज वही पिक्चरों को पुरानी देखिए, ऐसे ना पिक्चर में अब ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, सब मजदूर काम कर रहे हैं, फिर एक पैसा बांट रहा है तो पता चल रहा है, फिर वो चले आ रहे हैं साइकिल उठा के अपने स्लम की तरफ चले जा रहे हैं, बिल्कुल अमानवीय जिंदगी। लेकिन ये चेतना आनी चाहिए, ये जब चेतना नहीं आती तब तक समस्या है। तो वहां पे वो प्रेरित करते हैं कि थोड़ा, ये जो मार्क्स हैं, मार्क्स अपनी आइडियोलॉजी के माध्यम से एक क्रांतिकारिता की भी बात कर रहे हैं। तो ये अब वस्तु परक से आत्म परक की जब चेतना आ जाती है, तो वो क्या कहते हैं, जब तक अपने लिए आप वर्ग नहीं होंगे, अपने लिए वर्ग नहीं होंगे, तब तक आप इतिहास की वस्तु हैं, आप इतिहास के निर्णायक नहीं हो सकते। आप बोरी में रखे आलू के समान है, जो छोटे मोटे, छोटे आलू बड़े आलू, और कमोबेश मध्यम वर्ग यही है। मध्यम वर्ग अपने अपने में वस्तु के रूप में सीमित है, ये बात करते, इसीलिए वो सारे द्वंद्वात्मक में दो वर्ग की बात कर रहे हैं। तो जो मेजर वर्ग है, एक शोषक एक शोषित। तो अगर आप इतिहास की वस्तु बने रहेंगे तो आप में, इसका मतलब आप में चेतना नहीं, आप अपने अधिकारों के लिए, आप अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे। इतिहास तभी बदलेगा क्योंकि उनका आप पूरा फिर से देखिए तो ऐतिहासिक
भौतिकवाद का है जो 4 चरणों की बात कर रहा है। पहला प्रिमिटिव सोसाइटी जो क्लासलेस है, दूसरा दास व्यवस्था जो दूसरा इतिहास बदल के आता है, जो आर्थिक, ये सब आर्थिक आधार पे है। तीसरा सामंतवादी है, चौथा क्या है, पूंजीवादी। पूंजीवादी में ये वर्ग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। वर्ग किस तरह से द्वंद्वात्मक है। पूंजीवादी व्यवस्था में 2 वर्ग, एक शोषक पूंजीपति और एक श्रमिक। तो जब तक श्रमिक आत्मपरक नहीं होते वो इतिहास की वस्तु है, वो इतिहास के निर्णायक कारक नहीं। तो इतिहास के निर्णायक कारक होने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तभी वो इतिहास के निर्णायक कारक होंगे। और एक्स्ट्रा वो एफर्ट्स क्या करेंगे, वो कहते हैं पूंजीपति, वो आह्वान करते हैं लिटरली कि पूंजीपति आपके पास, श्रमिक मजदूर आपके पास है क्या खोने के लिए, पाने के लिए पूरी दुनिया। आप उठो, अपने अधिकार के लिए तैयार हो। क्रांति की बात करते हैं और यही वो मान के चलते हैं। तब तक ये जब लिख रहे हैं तब तक उस समय औद्योगिक क्रांति और मान के चलते हैं ये आखिरी इतिहास है। इसके बाद समाजवादी पूरी एक व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था होगी। जो पहला प्रिमिटिव सोसाइटी थी क्लासलेस, वो आज आखिरी प्रिमिटिव सोसाइटी हो जाएगी, साम्यवाद के रूप में वो भी क्लासलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे वो आह्वान कर रहे हैं, एक नए इतिहास की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स की, वेबर की, इसके सिद्धांत को लेकर चल रहे थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेबर को। वेबर वर्ग में क्या कह रहे हैं, वेबर वर्ग में कह रहे हैं, उन्होंने एक निबंध लिखा, क्लास, स्टेटस और पार्टी। क्लास, वर्ग, परिस्थिति समूह, परिस्थिति, और पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी से आप, इनका मतलब है दल। 1905 में इनका था ये अध्ययन। यहाँ पे जो क्लास है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे क्लास के रूप में लेके चलेंगे। क्योंकि बेसिकली आर्थिक निर्धारणवादी नहीं थे। जैसे हम लोगों ने दरखाइम की बात की, पूरा पूरे वो समाज को लेके चल रहे हैं, आर्थिक निर्धारणवाद को लेके नहीं चल रहे हैं। वैसे ही ये भी कभी आर्थिक निर्धारणवाद की बात नहीं करते। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने भी पहले बताया था, जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, कि इन्होंने बीच बीच में आर्थिक निर्धारणवाद की, आर्थिक की भी बात की, कि वह भी एक कारण है, क्योंकि वो एक कारकवादी से बचना चाह रहे थे। जैसे मार्क्स एक कारकवादी थे, और हम देखते हैं दुर्खीम भी एक कारकवादी है, क्योंकि वो हर चीज में समाज है। इसीलिए दुर्खीम को कहते हैं संतुलनवादी, एकीकरणवादी, सामूहिक प्रतिनिधान की बात करते। हर जगह वो, उनके लिए समाज अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, समाज अपने आप को एकीकृत कर लेता है। ये हम बार बार क्यों तीनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं आप बहुत बेसिक चीजें जान चुके हैं शुरुआत से, और हमारे पास जो है तीनों थिंकर्स को लेके कंपैरिजन में चल रहा। हमें बात करनी कि किसने आर्थिकी की बात की, किसने धर्म की बात की, किसने श्रम विभाजन की बात की, किसने वर्ग की बात की, किसने पूंजीवाद की बात की। तो सारी जब हम इस पे बात करेंगे तो अंत में आते आते हमने जो वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि दुर्खाइम ने इस पे बहुत, दुर्खाइम का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। वेबर का भी बहुत स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नहीं है जैसा मार्क्स का है। हाँ, लेकिन वेबर ने अपने अध्ययन जो 1905 में पब्लिश हुआ, इसमें उन्होंने क्लास को लेकर अपनी बात रखी, क्लास, स्टेटस और पार्टी। अब देखिए यहाँ भी वो बहुकारकवादी है, यहाँ भी वो हर कुछ कह रहे हैं। क्लास मतलब आर्थिक, वे स्टेटस मतलब सामाजिक, और पार्टी मीन्स राजनीतिक। बहुकारकवादी है, हर चीज को लेके समाज को समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज हम यहाँ पे और बताना चाहेंगे, वेबर का पॉलिटिक्स में भी ओरिएंटेशन था, उनका पॉलिटिक्स में भी अपना इंटरेस्ट था। और जो एक समाजशास्त्र की एक बाद में शाखा डेवलप हुई, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाजशास्त्र, इसके जनक माने जाते हैं। पॉलिटिक्स पे भी इन्होंने लिखा, और पॉलिटिक्स को एक केंद्रीय ताकत मानते थे। बहुत बड़ी ताकत है पॉलिटिक्स।
जैसे मार्क्स फिर हम कंपैरिजन ही पे करते हैं तो आसान हो जाता है समझना। मार्क्स हर चीज में ताकत को आर्थिक निर्धारणवाद, अर्थव्यवस्था जैसी होगी समाज वैसा होगा, वैसे सामाजिक संबंध होंगे, उत्पादन के साधन जैसे होंगे, संबंध जैसे होंगे, इतिहास वैसे बनेगा। ये बहुत बड़ी ताकत वो राजनीति को भी मान रहा है। अब तक हम लोग समझ रहे हैं वेबर को कि धर्म की आइडियोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है, पूंजीवाद को ला रही, लेकिन हम यहाँ ये भी समझ रहे हैं कि इनके लिए धर्म की बहुत वो तो ताकत है ही, साथ में एक बहुत बड़ी ताकत यहाँ पे ये भी है, क्या है? राजनीति। वो राजनीति में भी दखल रखते हैं, राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। कौन? मैक्स वेबर। अब हम लोग मैक्स वेबर की जो बात कर रहे हैं वर्ग को लेकर, मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का ये जो 3 है, त्रिआयामी है, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, ये 3 सामाजिक असमानता के द्योतक है तीनों। और ये जो तीनों असमानता के द्योतक हैं, तो इसमें क्लास क्या है? हम लोग ने मार्क्स में पढ़ा, क्लास क्या है? संपत्ति संबंध है, जिसके जैसे संपत्ति में अधिकार है वो वैसा है, और वो केवल आय नहीं है, जेब में रखा पर्स नहीं है, बल्कि द्वंद्ववादी है। जैसे श्रमिक एक अलग कैटेगरी, सामंत एक अलग कैटेगरी, पूंजीपति एक अलग कैटेगरी, वैसे अलग अलग द्वंद्व है। वो हमेशा द्वंद्व से लेके चल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। उनके लिए वर्ग का मतलब द्वंद्व, 2 वर्ग। यही पे उनकी आलोचना होती है, जो बाद में डेहरन डाफ कहते हैं कि द्वंद्व बात इतना आसान थोड़ी ना। मैक्स वेबर भी ये कहते हैं, हमारे पास स्किल्ड भी तो है श्रमिक, अनस्किल्ड, स्किल्ड। हमारे पास मैनेजर्स भी तो हैं, सुपरवाइजर्स भी तो हैं, हमारे पास अगर पूंजीपति भी हैं तो वो भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। जरूरी तो ना सब में चेतना ही हो, एकजुट हो जाए, इतना आसान नहीं एकजुट होना, आपस में भी क्लैशेस है। हमने पूंजीवाद की एक विशेषता बताई, पीछे प्रतिस्पर्धा है, तो पूंजीवाद में प्रतिस्पर्धा, जहां प्रतिस्पर्धा होगी 2 पूंजीपति कैसे एक हो सकते हैं? उनमें भी कैटेगरी, मजदूरों में भी कैटेगरी, सब में कैटेगरी होती। तो ये सामाजिक स्त्रीकरण में की जब बात कर रहे हैं तो इन्होंने 3 बताए। जैसे क्लास की हम बात कर रहे हैं, क्लास में ये क्या कह रहे हैं? वर्ग बाजार स्थित से भी निर्धारित हो रहा है, वर्ग बाजार स्थित से भी निर्धारित हो रहा है। जैसी बाजार में आपकी हैसियत, बाजार में आपकी स्थिति, वैसे वर्ग। तो वर्ग बाजार स्थित से भी निर्धारित हो रहा है, वर्ग आपके संपत्ति संबंध से भी निर्धारित हो रहा है। जैसे वेबर, मार्क्स भी कह रहे थे संपत्ति संबंध से, आपके पास जैसी हैसियत, जैसी बाजार में आपकी साख, जैसी बाजार में आपकी क्रेडिट, जैसे आपके बाजार में संबंध, जैसी आपकी इकोनॉमिक स्थिति, वैसे आप वर्ग का निर्धारण कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, लाइफ चांसेस, आपको जीवन में कितने अवसर मिल रहे हैं। अगर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अवसर हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में ये इनका वर्ग है। और ये जब हम स्टेटस की बात कर रहे हैं इनके, तो इनका स्टेटस क्या है? परिस्थिति समूह, जिसको हमें भारत की जाति व्यवस्था से समझ लेना चाहिए। स्टेटस आपका कैसे, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भारत है। और इनका जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर, जितनी आपके पास पॉलिटिकल पावर है उतने आप मजबूत हैं। इसलिए वो क्लास को आर्थिक, स्टेटस को सामाजिक, जाति व्यवस्था सामाजिक है। आपके समाज में क्या हैसियत है, आप किस जाति में पैदा हुए, निम्न जाति, उस उच्च जाति, उससे आपकी हैसियत निर्धारित हो रही है। और तीसरा आपका पॉलिटिकल। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट जिसको हम आज बताना चाह रहे थे, आज हम समझाना चाह रहे थे इनकी पूरी आर्थिकी के नज़रिए से। ये तीनों थिंकर जो समाजशास्त्र के बेसिक थिंकर हैं, समाजशास्त्र के नींव हैं, समाजशास्त्र की जिसको हमने शुरू में कहा बैकबोन है। जब अगस्त कॉन्त ने समाजशास्त्र की को जनक के रूप में हम लोग देखते हैं, उसके जस्ट बाद समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में, ये सब समाजशास्त्र की मजबूत विषय वस्तु और फैक्ट है। अगर आप ये बेसिक चीजें समझ गए, जितना भी हमने आज आपको बताया समझ गए, आगे यही समाजशास्त्र की नींव है। आगे आपको समाजशास्त्र समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे समाजशास्त्र में क्या समझेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो अर्थ से पढ़ेंगे, अर्थ के उससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और यदि आप समाजशास्त्र में कोई भी आंसर दे रहे हैं तो आप इन समाजशास्त्रियों के कंट्रीब्यूशन को यदि आप कोट करते हैं तो बेसिकली समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली समाजशास्त्र को पढ़ा।
तो ये तीनों थिंकर, बस इनके तीनों थिंकर के हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। ये किस एंगल में बात कर रहे हैं, हमें किस किस दृष्टिकोण से समझाना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। कोई एक कारकवादी है, कोई बहुकारकवादी है, कोई श्रेणीगत की बात करता है, कोई संरचना की बात कर रहा है, कोई उसी में द्वंद्व की बात कर रहा है, कोई पूरे समाज को लेके चल रहा है, कोई उसी में समाज, जैसे कि हमने कहा बार-बार कहा, वो समाज को लेके चल रहा है, पूरे समाज को लेके। समाज संतुलित कर देता है, ये संतुलन की बात नहीं कर रहा, एक अलगाव की बात कर रहा है, एक समाज पूरा अमानवीयता से भरा है, उसकी भी बात कर रही है। रेशनलाइज़ेशन में भी बाद में वो जब लोहे के पिंजड़े की बात कर रहे हैं, तो अमानवीयता की बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य से सुना और उम्मीद है कि हम जो कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखना चाह रहे थे, आप तक पहुँची होगी। आप अपने जब नोट्स रखेंगे तो बहुत सहजता से सामने अगर आपने जो भी समझा उसको समझते हुए आपको नोट्स पढ़ना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी से के साथ बहुत-बहुत आप सभी का आभार।